Assalamu alaikum dear students. Today we will start a new topic which is regarding geysers. Okay. तो लास्ट टाइम हमने जो हमारे इलेक्ट्रिक आयरन जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ा था. Now today we will discuss about electric geyser. So इलेक्ट्रिक गीजर अगर हम देखेंगे, जो गीजर टर्म है पहले ये आपको पता होना चाहिए. इट वाज गिवन बाय इलेक्ट्रिक गीजर्स वेर इन्वेंटेड बाय एक साइंटिस्ट, वी कैन से दैट मैकेनिकल इंजीनियर थे नॉर्वे के, एडविन रुड. आई विल राइट इट हियर, एडविन रड. ठीक है, उन्होंने दिया था, मैकेनिकल इंजीनियर थे ये. सो जो आज का टॉपिक है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज नाउअडेज हर किसी घर में, होटल में, शॉप में या बिल्डिंग में, किसी भी जगह आप देखोगे इलेक्ट्रिक गीजर यूज होते ही होते हैं. ठीक है, एंड वी शुड नो कि हाउ टू ट्रबल शूट दीज गीजर्स, हाउ टू इंस्टॉल दीज गीजर्स. ये पता ही है हमको, इंस्टॉलेशन कुछ उतना नहीं रहता है. आपको ये याद रखना है खाली कि जो इलेक्ट्रिक गीजर हम इंस्टॉल करते हैं जनरली ये वॉल पे हम इंस्टॉल करते हैं, और जो इसको इंस्टॉलेशन के लिए हम फास्टनर का यूज करते हैं. ठीक है, फास्टनर्स, वही वाले फास्टनर जो आप नट बोल्ट टाइप देखते हैं, वही वाले हम ग्राउटिंग जब भी हम करेंगे. ग्राउटिंग मतलब कोई भी चीज अगर हमें किसी बेस पे ऊपर इंस्टॉल करनी होगी तो उस लिए भी हम वो फास्टनर का यूज करते हैं. ठीक है. सो जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल गीजर. तो हमें गीजर में देखना है कि क्या क्या चीजें होती है, गीजर कैसे काम करता है. ठीक है. सो अगर जर्नल में देखा जाए, गीजर में जो हमारे पास कंपोनेंट्स रहते हैं, परसों भी मैंने आपको बताया कि एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है, जहां पे भी हम बात करेंगे गीजर के रिलेटेड, इलेक्ट्रिक आयरन के रिलेटेड, इलेक्ट्रिक केटल के रिलेटेड, वहां पे एलिमेंट आएगा ही आएगा. वी हैव एन हीटिंग एलिमेंट ओवर हियर. सेम हीटिंग एलिमेंट रहता है जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन में रहता है, बट डिफरेंस ये रहती है कि इसकी शेप कुछ अलग से होती है एज कम्पेयर टू द शेप एंड साइज विच वो यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन. मेथोडोलॉजी सेम है, गर्म मतलब हीटिंग इफेक्ट वैसे ही ये देता है जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में देता है. थर्मोस्टेट इसमें यूज होता है, वैसे ही थर्मोस्टेट रहता है जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट का काम होता है, वैसे ही इसमें भी होता है, बट इसका स्ट्रक्चर अलग रहता है, इसका साइज अलग रहता है. वो इंशाल्लाह अभी मैं आपको दिखाऊंगा. नाउ अगर हम जर्नल में देखेंगे, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लूंगा. देखो, पहले तो हमारे पास एक एलिमेंट रहता है, हीटिंग एलिमेंट, जिसको हम हीटर भी कहते हैं. ठीक है, ये जो हीटिंग एलिमेंट या हीटर है, ये हमेशा जो हमारे गीजर होता है उसकी बॉडी के अंदर रहता है. ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर भी इसका दिखाऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है. इसके बाद अगर किसी को कभी इस ड्यूरिंग दिस सेशन अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो ही कैन रेज हिज हैंड, ही कैन टाइप इन चैट बॉक्स और ही कैन अनम्यूट. तो हीटर के बाद क्या रहता है हमारे पास, देयर विल बी ए 3 पिन प्लग. ठीक है, जो नॉर्मली आप गीजर के बाहर देखोगे एक 3 पिन प्लग रहता है. उसके बाद प्लग, यू कैन कॉल इट 3 पिन प्लग टॉप. इसके बाद क्या रहता है हमारे पास, एक थर्मोस्टेट रहता है. थर्मोस्टेट इस शक्ल का रहता है. अगर मैं थर्मोस्टेट की जो कंप्लीट पिक्चर है वो मैं दिखाऊंगा, अभी आप खाली इसका टॉप देख रहे हो. ठीक है, ये थर्मोस्टेट रहता है. थर्मोस्टेट किस लिए रहता है, इट इज यूज्ड फॉर टेम्परेचर कंट्रोल. ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल जैसे मैंने आपको परसों भी बताया कि अगर हम अपने जो हीटर एलिमेंट है इसको डायरेक्टली हम अब न्यूट्रल और फेज कनेक्ट करेंगे, व्हाट विल हैपन, ये हीट हो जाएगा और जो कंटेंट है, जैसे हमने पानी इसमें रखा होगा तो क्या हो जाएगा, ये पानी हीट 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 अप हो जाएगा और अल्टीमेटली जो हमारा जो एलिमेंट है वो खराब हो जाएगा. तो वो टेम्परेचर कंट्रोल मेंटेन करने के लिए और हमारे पानी का टेम्परेचर कंट्रोल मेंटेन करने के लिए हम थर्मोस्टेट का यूज करते हैं. थर्मोस्टेट एक लिमिटिंग डिवाइस है. ये क्या करता है कि जैसे ही अगर आप देखोगे इसके बीच में एक व्हाइट कलर का नॉब जैसा है और ऊपर से अगर आप देखोगे इसमें नंबरिंग भी दी गई है.
इसमें नंबरिंग भी दी गई है 60, 65, 70, 75, 55, 50, 45। तो हम इस हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं कि हीटर एलिमेंट जो है इसका टेम्परेचर कहाँ तक हो। ठीक है, जैसे इन जनरल केसेस हम इसको 65 पे सेट करते हैं, 65 पे हमें अच्छी तरह से जो गर्म पानी है वो मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि थर्मोस्टेट जैसे ही 65 का लेवल अटेन हो जाता है, इस पानी का लेवल जो है अंदर जो हमारे पास पानी रहेगा उसका 65 जो 65 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, ये थर्मोस्टेट कट ऑफ हो जाता है। इस थर्मोस्टेट को मैं आपको क्लियरली दिखाता हूं ये कैसा रहता है, बिकॉज आप फिर डाउट में आ जाएंगे। ये इस टाइप का रहता है, अगर आप इसमें देखोगे इसमें एक रॉड जैसे आगे लगी होती है। ठीक है, ये रॉड इसमें बायमेटेलिक स्ट्रिप मटेरियल रहता है। तो क्या होता है कि यही रॉड अंदर से जो गीजर हमारा होता है ये अंदर से उसमें फिट होती है। दो तरह की रॉड ये अंदर से फिट होती है, वो दूसरी का मैं इसके बाद जिक्र करूंगा, पहले हम थर्मोस्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यही रॉड ये एक हिसाब से पानी में डिप होके होती है अंदर से, और उसी रॉड की बदौलत क्या होता है, यही रॉड सेंस करती रहती है कि जो पानी का टेम्परेचर है वो कितना आया है। एज सुन एज द टेम्परेचर रीच 65 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल हैपन, दिस थर्मोस्टेट विल गेट इनटू कट ऑफ स्टेज, और उस कट ऑफ स्टेज के बाद क्या होगा, जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है वो बंद होगा। ठीक है, अभी तक कोई इसमें कोई इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो बताओ आप। देखो, अब ये थर्मोस्टेट जैसे है, ठीक है, एक तो थर्मोस्टेट हो गया। इसके बाद इसमें मेरे पास क्या रहेगा, इसमें मेरे पास थर्मोस्टेट के बाद हमारे पास क्या रहता है, एक ऑटो कट ऑफ चीज एक रहती है। ठीक है, एक ऑटो कट ऑफ चीज रहती है, वो बिल्कुल थर्मोस्टेट की तरह दिखती है। ठीक है, एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक थर्मोस्टेट, जैसे मैंने अभी आपको पिक दिखाई थी थर्मोस्टेट की, उसी तरह ये दिखता है। बट इसके ऊपर क्या आप देखोगे, इसमें एक मैनुअल रिसेट टाइप रहता है, प्रेस टू रीसेट का बटन एक रहता है। अब ये किस काम आ जाता है, मान के चलो कि कभी कभार क्या होगा, जो आपको थर्मोस्टेट है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, व्हाट विल हैपन, हीटर एलिमेंट क्या है, हीटर एलिमेंट कंटिन्यू 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 चल पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा पानी है, ठीक है, वो इतना गर्म हो जाएगा कि मे भी खुदा ना खास्ता ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है, गीजर मतलब एक हिसाब से फट भी सकता है, बिकॉज कंटिन्यूसली जब इसमें जो हमारा पानी है वो अबो द लेवल गर्म हो जाएगा तो गीजर खराब हो सकता है। ठीक है, इवन बॉडी भी बर्स्ट हो सकती है। तो ऑटो कट क्या करता रहता है कि जब भी थर्मोस्टेट इसकी लेवल हम पहले से ही जो ऑटो कट ऑफ होता है, इसमें हम एक प्रीडिटरमाइंड लेवल सेट रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे थर्मोस्टेट की जो लेवल है हमने 65 डिग्री पे रखा है, हम इस ऑटो कट की जो लेवल है वो पहले से ही सेट करके रखी होती है राउंड अबाउट 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस। एक बार वो लेवल अटेन हो गई इस पर, क्योंकि ये भी उसी सेम पानी में डिप किया हुआ होता है, अगर वो लेवल अटेन हो गई व्हाट हैपेंस, ये रीसेट मोड में चला जाता है। ठीक है, ये रीसेट मोड में चला जाता है और अल्टीमेटली यही जो हमारा फेज है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, और फिर मैनुअली उसको चलाने के लिए इस पे एक रीसेट का बटन रहता है, उस रीसेट को ऑन करके जब हम ऑन करेंगे तभी हमारा जो गीजर है वो दोबारा से चल पड़ेगा। इट मींस ये आप मान के चलो इट एक्ट्स लाइक एन एमसीबी, कि अगर थर्मोस्टेट खराब हो जाएगा और ये उसके बाद ये ऑटो कट ऑफ हमारा काम करता है। ठीक है, इसके बाद क्या रहता है, हमारे दो इंडिकेटर्स रहते हैं, एक तो हीटर ऑन इंडिकेशन के लिए रहता है और एक हीटर ऑफ इंडिकेशन के लिए रहता है। अगर इसकी सर्किट डायग्राम हम देखेंगे, अब देखोगे 3 पिन टॉप से जो हमारा फेज होगा, ठीक है, फेज हमारा चला जाता है किसमें, हमारे ऑटो कट ऑफ में। उसके बाद चला जो फेज का इसका ऑटो कट ऑफ का आउटपुट होता है वो चला जाता है थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट का आउट जाता है हीटर में, और हीटर से जो न्यूट्रल वायर निकलेगी ब्लैक कलर की निकलती है जो प्लग से आती होगी, वहां से जो वो निकल के अब हमारे हीटर के न्यूट्रल पॉइंट पे कनेक्ट होता है। हमारे इंडिकेटर्स कैसे कनेक्ट होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले ही जो हमारा ऑफ इंडिकेशन है, ठीक है, हीटर ऑफ इंडिकेशन, वो हमारा जो रेड कलर का रहता है, जनरली हर किसी घर में आपने देखा होगा वो रेड कलर का रहता है, उसका कनेक्शन हम ऑटो कट ऑफ जो है हमारा उसके आउटपुट से देते हैं और एक न्यूट्रल से देते हैं।
दूसरे में हम एक न्यूट्रल से देते हैं, और दूसरा मतलब उसका जो दूसरा पॉइंट है फेज, उसको थर्मोस्टेट से मिलता है। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि मान के चलो आपने प्लग ऑन किया, व्हाट हैपेंस कि दोनों हमारे हीटर ऑफ इंडिकेटर और हीटर ऑन इंडिकेशन, या आप हीटर ऑफ इंडिकेटर को कट आउट भी कह सकते हो, ये दोनों ग्लो हो जाते हैं। ये दो इंडिकेटर्स रहते हैं, ये ग्रीन कलर का और रेड कलर का इंडिकेटर रहता है। ये हर किसी घर में होगा, ये आपने हजारों बार देखा होगा। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो दोनों लाइटें ऑन हो जाती है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय होने के बाद, जब ये थर्मोस्टेट 65 डिग्री टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, कि मतलब ये थर्मोस्टेट सेंस करता है कि जो पानी है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो चुका है, तो थर्मोस्टेट कट ऑफ हो जाएगा। जैसे ही थर्मोस्टेट कट ऑफ हो जाता है, ये जो ग्रीन इंडिकेटर है आपका, ये ऑफ कंडीशन में चला जाता है। बट जो हीटर ऑफ इंडिकेशन है, कट आउट है, फिर खाली वही वाला जो रेड वाला है वो ग्लो करता रहता है। रेड वाला इसलिए ग्लो करता रहता है बिकॉज जो ऑटो कट है, ऑटो कट ऑफ जो होता है हमारे पास, ये एनसी मोड में कनेक्ट होता है। एनसी मतलब नॉर्मली कनेक्टेड, ये कनेक्टेड मोड में रहता है। वायरलेस हीटर ऑन इंडिकेशन में क्या रहता है, वो कट आउट स्टेज में चला जाता है और वो बंद हो जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? क्योंकि यही इसकी बेसिक सर्किट डायग्राम है जो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज बेसिक सर्किट डायग्राम। इसके बाद हम बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि अंदर से बॉडी में क्या क्या लगा रहता है। एक तो हीटर हमारे पास होगा, एक तो दो इंडिकेटर हमारे पास होंगे, थर्मोस्टेट होगा, एक ऑटो कट ऑफ थर्मोस्टेट की ही टाइप की जैसा होगा, एक प्लग आप छोड़ के चलो क्योंकि आउटर सर्किटरी में यूज होता है, और एक असेंबली होगी जो मैं आपको दिखाऊंगा असेंबली अंदर से क्या रहता है। ठीक है, असेंबली किस लिए यूज करते हैं? असेंबली में ही अगर आप देखोगे गीजर घर पे आप देखोगे जिसपे हम अपने जो पीवीसी पाइप्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है, जो हम अपने जो हमारे टैप्स है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, जहां से एक पाइप से हॉट वाटर निकलता है और एक पाइप से कोल्ड वाटर अंदर जाता है। जो कोल्ड वाटर अंदर जाता है उसको हम इनलेट पाइप बोलते हैं, और जो बाहर आता है उसको हम आउटलेट पाइप बोलते हैं। और उसी उसी में आप क्या देखोगे, एक हमारे पास एक छोटी सी प्लास्टिक की जैसे पाइप एक निकल रही होती है, उसमें कभी कभार आपका ना पानी निकलता है, उसको हम ओवरफ्लो पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक अगर समझ आ गया? कोई डाउट है तो आप बताओ प्लीज। मैं कंटिन्यू करूं? यस सर, कंटिन्यू कीजिए सर। ओके, इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये इसकी सर्किट डायग्राम है। ठीक है, सर्किट डायग्राम में आपको पता चला अर्थिंग वर्थिंग, ये तो हमें पता ही है कि गीजर बॉडी पे हमें अर्थिंग देनी है, कैसे देना है। नाउ आई विल शो यू कि अंदर से ये कैसा दिखता है। ठीक है, मैं अंदर से आपको एक व्यू दिखाता हूं। देखो, ये जैसे अगर आपको स्क्रीन मेरा पूरा दिख रहा है, ये गीजर की बॉडी है। ठीक है, ये गीजर की बॉडी है। जनरली क्या रहता है, जो गीजर आपको बाहर से सफेद दिखता है, अंदर इसमें एक कॉटन की कोटिंग जैसे रहती है, अच्छा सा अंदर मटेरियल त्रयित तथ पेट, वो कॉटन की होगी या किसी और मटेरियल की होगी, बट वो हजार्डस होती है, उसमें हम डायरेक्टली हाथ नहीं लगाते। ठीक है, और क्या रहता है, अंदर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, मान के चलो एक टब जैसा रहता है, अंदर से एक बॉडी रहती है जिस बॉडी में पानी जमा रहता है। जब हम, क्योंकि मैंने आपको परसों भी बताया कि हीटर एलिमेंट जो होगा या असेंबली होगी, क्योंकि ये पानी के साथ इन डायरेक्ट कांटेक्ट रहती है, तो इसमें क्या होता है, पानी में जो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उसका एक्शन हो जाता है। और जर्नल में एक के हमारे पास जो देखा जाता है कि फ्लोराइड फ्लोराइड जो रहता है उस मतलब वो इस पे जो हमारे एलिमेंट है फ्लोराइड उस पे लग जाता है, मतलब एक हिसाब से जमा हो जाता है। ठीक है, और उसी फ्लोराइड की वजह से जो हमारा हीटिंग एलिमेंट है या असेंबली है वो खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बिकॉज उस वजह से स्मॉल स्मॉल पोर्स हो जाते हैं एलिमेंट में, और उस वजह से वो हमारा एलिमेंट खराब हो जाता है। इवन जो हमारे इस ट्यूब की बॉडी है वो भी खराब हो जाती है। देखो, ये हमारे पास जो इसके हाथ में अगर आप देखोगे, इसको हम असेंबली कहते हैं। ठीक है, असेंबली में क्या रहता है, अगर आपको दिख रहा होगा, असेंबली में हमारे पास
दो बड़े ट्यूब्स रहते हैं, एक हमारा वाटर इनलेट के लिए है और एक वाटर आउटलेट के लिए है। जो घरों में भी आपने देखा होगा, जो घरों में हम यूज करते हैं, जहां से दो पाइपें निकल रही होती है, ठीक है, एक पे इनलेट लिखा होता है, एक पे आउटलेट लिखा होता है। इनलेट पे हम पानी जो है हमारा इनपुट देते हैं, मतलब कोल्ड वाटर देते हैं, और आउटलेट पे हम वहां से गर्म पानी निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें और एक फंडा ये है कि वाटर इनलेट और आउटलेट पाइप जो दोनों हमारे पास है, एक तीसरी पाइप का भी मैंने जिक्र किया था, वो नीचे अगर आप देखोगे, नीचे वो आपको एक प्लास्टिक पाइप जैसे दिखेगी। इस स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा, ये जैसे है बीच में अगर आप देखोगे, ठीक है, बीच में अगर आपको दिख रहा होगा एक प्लास्टिक पाइप जैसे है उसमें। ये प्लास्टिक पाइप क्या है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे एक सेफ्टी वैल्यू इसको बोलते हैं, एक सेफ्टी वैल्यू लगा होता है। इस सेफ्टी वैल्यू का काम क्या रहता है कि जैसे ही अंदर मान के चलो पानी बहुत गर्म हुआ, ठीक है, इन केस आपका ऑटो कट ऑफ जो है वो भी खराब हो गया है, तो क्या होगा, इस सेफ्टी वैल्यू में क्या रहता है, अंदर से एक मतलब एक हिसाब से मान के चलो, ये जब पानी 65 डिग्री या 75 डिग्री तक, क्योंकि ऑटो कट हमारा होता है, उसके बाद ऑटो कट ऑफ के बाद अगर 80-90 डिग्री तक हमारा पानी चला जाएगा, व्हाट हैपेंस, ये क्या करता है, उस सेफ्टी वैल्यू में, मैं आपको दिखाता हूं सेफ्टी वैल्यू कैसा रहता है। इस तरह का ये रहता है सेफ्टी वैल्यू, ठीक है। इस सेफ्टी वैल्यू में क्या होता है, इस सेफ्टी वैल्यू को अंदर से एक हिसाब से ये एक तरह से अंदर से ये बंद होता है, ठीक है। अंदर से इसको एक मान के चलो एक सॉलिड जैसा ये अंदर से होता है, और नीचे की तरफ ये बिल्कुल ओपन होता है। होता क्या है, जैसे ही पानी गर्म होता है और इस सेफ्टी वैल्यू में चला जाता है, अगर वो गर्म पानी इतना रहता है कि जो इसका जो सॉलिडिफिकेशन अंदर से हुई है, जो मटेरियल अंदर से इसको सॉलिड कर रहा होता है, उस सॉलिड मटेरियल का टेम्परेचर पहले ही हमें पता रहता है कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है। तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पिघलता है, तो इसी सेफ्टी वैल्यू को ये बिल्कुल ओपन कर देता है, और नीचे की तरफ से हमारे पास, जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाया था, पिक दिखाई थी, इसी सेफ्टी वैल्यू के थ्रू नीचे से फिर पानी आ जाता है। इट मींस जब सेफ्टी वैल्यू के थ्रू हमारे पास पानी नीचे आएगा, वो क्या करता है, वो प्रेशर रिलीज करता है, और उस वजह से क्या होता है, जो हमारा गीजर है वो खराब होने से बच जाता है। खराब इन द सेंस कि अगर मे भी खुदा ना खास्ता ये 100 डिग्री से अबोव पानी टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, तो जिस इंसान पे भी वो पानी गिरेगा, या व्हाटसोएवर हाथ पे गिरेगा, वॉशरूम में गिरेगा, बाथरूम में गिरेगा, तो क्या हो सकता है, हमारा मतलब बर्न, सिवियर बर्न आ सकते हैं। तो इसीलिए ये सेफ्टी वैल्यू हमने इसमें एक प्रोविजन रखा ही होता है। अगर और एक चीज आप देखोगे कि हमेशा क्या होता है कि दो पाइपें होती है हमारे पास, एक तो वाटर इनलेट पाइप रहती है और वाटर आउटलेट पाइप रहती है। हमेशा वाटर इनलेट पाइप जो होती है हमारे पास, वो नीचे पाइप होती है, सोचा थोड़ा बोन एज कंपेयर टू आउटलेट। जो आप इस स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे, वाटर आउटलेट पाइप की जो हाइट है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर इनलेट। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि मान के चलो हमारे पास क्या है कि पानी इनलेट में हमारे पास पानी नीचे से जब आएगा, ये पानी की हमने ये देखा है कि टेंडेंसी ये रहती है कि जो हॉट वाटर है वो टॉप पे फ्लो करता है, और कोल्ड वाटर हमेशा नीचे चला जाता है। तो जब हम इनलेट से पानी भर रहे हैं और हॉट वाटर जमा हो रहा है, वो टॉप पे आ जाएगा, और इस आउटलेट पाइप की मदद से, क्योंकि ये टॉप पे है, वहां से वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अदरवाइज होगा क्या, कभी कभार क्या होता है, हमारी टैंकियां पूरी फिल नहीं होती, तो अगर मान के चलो आधी ही, मतलब अगर मेरी 25 लीटर का टैंक है, मेरे पास 25 लीटर का गीजर है, अगर 10 ही लीटर उसमें पानी होगा, तो व्हाट विल हैपन, आउटलेट की लेवल अगर वो अटेन नहीं करेगा, तो क्या होगा कि पानी वहां से आउटलेट से बाहर नहीं निकल आएगा। इट मींस वो एक सेफ्टी प्रिकॉशन है हमारे लिए, कभी गीजर टोटली खाली नहीं होता है। सेकंड थिंग क्या है कि जो हीटिंग एलिमेंट हम यूज करते हैं, हीटिंग एलिमेंट जो हमारे पास होता है, इस हीटिंग एलिमेंट की हाइट के अबोव हमारे पास पानी अपने गीजर में रहना ही, इनसाइड रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, ये हीटिंग एलिमेंट हमारा खराब हो जाएगा। तो इस बारे में आपको ये चीज टेक्निकली पता होनी चाहिए कि आउटलेट का की जो पाइप है वो लंबी क्यों रहती है एज कंपेयर टू इनलेट पाइप। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो।
आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन द बेस्ट एंड द इजीएस्ट पॉसिबल वे, जैसे आपको समझ आए। इस सारे एनक्लोजर को हम असेंबली के नाम से कहते हैं, ठीक है। थर्मोस्टेट का काम इसके बाद आएगा। और इसमें क्या और एक चीज है, जो इनलेट होता है हमारा, उसमें क्या रहता है, उसमें प्रेशर रिलीज वैल्यू रहता है। अगर आप यहां पे देखोगे कोने पे, मैं दिखाता हूं आपको, ये जो लेफ्ट साइड से अगर आप देखोगे, अगर आप अभी भी घर में अपने वॉशरूम में देखोगे, इनलेट पे ये प्रेशर रिलीज वैल्यू रहता है, ठीक है। प्रेशर रिलीज वैल्यू या हम वालू जिसको बोलते हैं, और क्या रहता है, एक प्रेशर रिड्यूसिंग वालू जिसको बोलते हैं। जनरली हमारे पास प्रेशर रिलीज वैल्यू होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू भी इसमें लगाते हैं, उसका वालू लगाते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे ही मान के चलो पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनलेट पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, उस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यही प्रेशर रिलीज वैल्यू और या प्रेशर रिड्यूस वाल्व का यूज होता है। जनरली ये वहां पे हमारा यूज होता है जहां पे मान के चलो एक 100 स्टोरी बिल्डिंग है, टॉप से पानी फ्लो हो रहा है और ग्राउंड पे आपका गीजर लगा है। इट मींस पानी जो इनलेट है वो बहुत ही रश से आएगा, और अगर उस रश से आएगा तो वो अंदर गीजर को बिल्कुल ना खत्म कर सकता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए इसी हम जो हमारे पास प्रेशर रिलीज वाल्व होता है या प्रेशर रिड्यूस वैल्यू होता है, इसका यूज होता है। इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है, अगर इवन आप घर पे भी चेक करोगे यू कैन सी कि इसके अंदर एक स्प्रिंग भी रहता है, उसकी मदद से इस प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। हाँ, और एक और चीज हम नॉर्मली अच्छे गीजर में यूज करते हैं, दैट इज दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वैल्यू जो हम इसी गीजर में यूज करते हैं, इनलेट की तरफ से हम यूज करते हैं। ये भी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज आता है, ये इस चीज के लिए यूज आता है। मान के चलो क्योंकि पिछली दफा जब विंटर्स थी तो मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, हमारे घर में भी ये वाला वैल्यू नहीं लगा था, बट फिर जैसे ही थोड़ा देख के मैंने ये एज्यूम किया, ये मैंने देखा कि जैसे ही पानी फ्रीज हो गया या पानी, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, गीजर को कभी मुझे ठीक करना है, ठीक है, मुझे कुछ भी मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई मुझे सॉकेट जो उसके लगे हुए होते हैं, पाइप्स लगे हुए हैं, अगर मैं वो पाइप्स निकालता हूं, व्हाट हैपेंस, इनलेट से भी पानी बाहर आता है और आउटलेट से भी पानी बाहर आता है। मतलब अगर मैं अपनी दोनों पाइपें गीजर से निकालता हूं तो क्या होगा, जो उसमें पानी जमा होगा वो नीचे की तरफ आएगा। बट मैं क्या चाहता हूं कि नहीं, अगर इनलेट में पानी मेरा है, गीजर में कुछ पानी बचा है, वो बाहर नहीं आना चाहिए, तो मैं ये वाला वैल्यू यूज कर सकता हूं। इस वैल्यू की मदद से क्या होगा कि ये खाली इनपुट, उसको अंदर जो पानी हम इनपुट पे दे रहे हैं वो अंदर गीजर में चला जाएगा, और गीजर से कोई भी मतलब मैं ये कह सकते हैं कि पानी गीजर के इनलेट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये इट एक्ट्स एज ए वन वे स्विच हम कह सकते हैं, एक वन वे वैल्यू होता है, यहां से तो पानी ऊपर जा सकता है बट वहां से इनलेट के थ्रू पानी बाहर नहीं आएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज, जो बेनिफिशियल एडवांटेज है इस वैल्यू का रहता है, और ये जर्नली हमें बाजार से परचेज करना पड़ता है और हम इसको लगा देते हैं। इवन जो इसका नॉब रहता है आपका, जो ऊपर आप देखोगे एक ब्लैक कलर का नॉब जैसा लगा है, तो उससे भी क्या होता है, जैसे ही अंदर पानी का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कुछ गर्मी, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी ज्यादा गर्म होगा, तो ये नॉब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और वहां से वो पानी बाहर निकल आता है, ठीक है। ये एक एड ऑन है, ये जरूरी नहीं है कि ये हर किसी गीजर में हो। जो हम असेंबली में देख रहे थे अभी तक, एक हीटिंग एलिमेंट हमारे पास रहता है, ठीक है, ये हीटिंग एलिमेंट हमने लगा दिया, ये मैंने आपको सेफ्टी वालों के बारे में भी बता दिया और रॉड के भी बारे में मैंने बता दिया। अगर आप इन शॉर्ट देखोगे, अगर ये असेंबली है, इसमें आपके पास 5 पोर्ट होगी, ठीक है। 5 पोर्ट में से 2 पोर्ट में आपका क्या रहेगा, एक में इनलेट हमारा रहेगा, इनलेट पानी के लिए, दूसरा हमारा आउटलेट के लिए रहेगा, और 2 हमारे पास थर्मोस्टेट के लिए। अगर आप देखोगे थर्मोस्टेट के लिए जो पाइपें ऊपर आ जाती है, ये ऊपर हमारे पास बेंडेड होती है, मतलब इसको ऊपर से पूरी तरह से बंद किया होता है। थर्मोस्टेट का काम क्योंकि खाली टेम्परेचर सेंस करना है, तो उसमें पानी नहीं जाना चाहिए और पानी का इंटरेक्शन उसमें चाहिए ही नहीं, उसको खाली पानी
पानी का टेम्परेचर हमें देखना है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ से, अगर आप ध्यान से इसमें देखोगे ये ऊपर की तरफ से क्लोज्ड है, ठीक है, ये पूरी तरह से ऊपर से क्लोज्ड है, वाइल है जो पानी का रहता है, पानी के दोनों इनलेट और आउटलेट दोनों जो है वो सील्ड नहीं रहते, ठीक है। बट इन केस ऑफ जो हमारा इनलेट और आउटलेट हमारा इसका थर्मोस्टेट और ऑटो कट प्लेट के लिए जो ऑटो कट ऑफ के लिए होता है, वो दोनों तरफ से, वो दोनों टॉप पे सील्ड रहते हैं, ठीक है। अगर आप, मैं और कुछ स्लाइड्स आपको दिखाऊंगा इसके रिलेटेड जिससे आपको पूरी तरह समझ आ जाए। ये सेफ्टी वैल्यू के बारे में ही हम देख रहे हैं। ये इसी तरह देखो, ये दोनों थर्मोस्टेट है, फिर पहला वाला थर्मोस्टेट है और दूसरा वाला हमारा ऑटो कट ऑफ है। ये दोनों जब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे तो हम क्या करते हैं, इन्हीं पाइप्स के थ्रू, जो इनलेट आउटलेट के बगैर दो पाइप्स है, इन्हीं दो पाइप्स के थ्रू हम इनको अंदर मतलब अंदर इनको इंसर्ट करते हैं। देखो जैसे ये इंसर्ट अभी कर रहा है, ठीक है, ये दोनों हम इंसर्ट करते हैं और ऊपर से इसका एक लॉक मैकेनिज्म रहता है और उस लॉक मैकेनिज्म में ये फिट हो जाते हैं। इसके बाद इनको फिट करके हम पूरी असेंबली को, अपना जो गीजर होता है वो हम इसमें लगा देते हैं, वापस लगा देते हैं, जो हमने असेंबली निकाली थी वो इसमें हम डायरेक्टली फिट करते हैं और ऊपर से जो नट बोल्ट है वो कस देते हैं। नट बोल्ट लगा के हम क्या करते हैं, इसको प्रॉपरली बंद कर देते हैं। अब अगर हम इसको बंद करके मतलब पूरी तरह से पहले तो हम असेंबली को बंद करेंगे, उसके बाद हम अपने इस एलिमेंट को इसमें वापस लगा सकते हैं गैस्केट की मदद से। गैस्केट ये जो रबर वाले आप अगर देखोगे वॉशर टाइप रहते हैं, ये इनसे क्या मदद मिलती है कि ये पानी को लीक होने नहीं देते हैं। इसी एलिमेंट को हम लगाते हैं और एलिमेंट अगर आप देखोगे टोटल में इतना ही इसका रहता है, मतलब एलिमेंट के दो सिरे बाहर निकलते हैं, इनलेट आउटलेट निकलता है और थर्मोस्टेट और ऑटो कट के दो स्लॉट्स रहते हैं, ठीक है। ऊपर से हम नट बोल्ट कस देते हैं और जब हम नट बोल्ट पूरी तरह से कस देते हैं तो इसकी असेंबली पूरी तरह कंप्लीट होती है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे कि हमारे इस थर्मोस्टेट में गड़बड़ कहां कहां हो सकती है, हमारे इस गीजर में गड़बड़ कहां, देखो अभी हम थर्मोस्टेट लगा रहे हैं, देखो थर्मोस्टेट एक और हमने ऑटो कट एक लगा दिया, दो स्लॉट्स में, एक इनलेट की पाइप है, एक आउटलेट की पाइप है। इनलेट आपको खुद पता चलेगा, अगर वहां पे निशान भी नहीं दिया हो तो आपको खुद पता चलना चाहिए, जिसपे वैल्यू लगा हुआ है, जिसपे ये प्रेशर रिड्यूसिंग वैल्यू लगा है वो हमारा इनलेट होता है, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट ही ये हर किसी के साथ आएगा। जो मैंने सेकंड वैल्यू आपको दिखाया वो आप लगा सकते हो, दैट विल डिपेंड ऑन यू, अगर आप चाहते हो वो लगाना वो आप लगा सकते हो। दो टर्मिनल निकलते हैं, दो आप कनेक्शंस के जो आप अगर देखोगे ऊपर दो टर्मिनल्स जैसे लगे हुए हैं, वो हम किस लिए यूज करते हैं, जो हमारा जो इनपुट सप्लाई होगी वो फेज और न्यूट्रल, जो मैंने आपको सर्किट डायग्राम में भी बताया कि पहले ही फेज हमारा ऑटो कट में जाता है, ऑटो कट से बाहर निकल के एक इंडिकेटर में जाता है और दूसरा वाला जो जाता है वो थर्मोस्टेट में जाता है। थर्मोस्टेट से एक कनेक्शन जो है वो हमारा जो हीटर कॉइल में जाती है, हीटर कॉइल से जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल हमारा डायरेक्टली जो हमारा इंडिकेशन लैंप दोनों होंगे उनके साथ कनेक्टेड रहता है और उसके बाद वो प्लग के साथ कनेक्टेड रहता है। तो ये रिगार्डिंग दिस है जो आपका गीजर जनरली होता है। अब इसमें फॉल्ट क्या क्या आता है और फॉल्ट टेस्टिंग कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, जैसे पहले भी हमने देखा था कि अगर आपका एलिमेंट खराब होगा व्हाट विल हैपन कि सर्किट में सर्किट कंटिन्यूटी नहीं दिखाएगा। वो कंटिन्यूटी आप कैसे चेक कर सकते हो, यू कैन मेक यूज ऑफ सीरीज टेस्ट लैंप और यू कैन मेक यूज ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। सीरीज टेस्ट लैंप में इसके दो जो आपके जो कनेक्शन निकल रहे होंगे वो आप सीरीज टेस्ट लैंप में डाल सकते हो। अगर उसने वहां पे आपका मतलब कंटिन्यूटी दिखा दी या लैंप ग्लो हो गया तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये हीटिंग एलिमेंट सही है। फिर गड़बड़ किस में हो सकती है, थर्मोस्टेट में गड़बड़ हो सकती है। थर्मोस्टेट को भी हम टेस्ट कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल के वी कैन चेक द थर्मोस्टेट एज वेल। वो मैं आपको दिखाता हूं वो कैसे करते हैं। देखो अगर आप थर्मोस्टेट या हमें दोनों की टेस्टिंग करनी होगी, हमारे पास एलिमेंट भी है, ठीक है, थर्मोस्टेट भी है। जो हमारा ऑटो कट है, ऑटो कट हमेशा ये याद रखना है कि वो एनसी कंडीशन में रहता है और हमारा जो थर्मोस्टेट है वो एनओ कंडीशन में रहता है। या वी कैन से एनओ के बजाय हम ये देखेंगे कि वो जैसे ही पानी में चला जाता है और पानी का जो टेम्परेचर है वो अगर कम 65 डिग्री से कम रहता है तो हमारा ये जो थर्मोस्टेट है वो ऑन कंडीशन में हो जाता है, ठीक है।
अब हम कैसे चेक कर सकते हैं? हम डायरेक्टली अगर थर्मोस्टेट को न्यूट्रल और फेज कनेक्शन देंगे, उसके बाद इस थर्मोस्टेट को हीट अप करेंगे और उसके साथ एक इंडिकेशन लैंप यूज करेंगे, तो क्या होना चाहिए कि आप इसको थर्मोस्टेट को किसी भी वे से हीट दे सकते हो। आप इसको इवन बाय मींस ऑफ फायर भी दे सकते हो, ठीक है, थोड़ा आग जला के आग के पास इसको रख सकते हो या आग में डाल भी सकते हो। और उसके साथ साथ आप ये देखोगे कि मेरे जो दोनों लैंप है वो ग्लो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर मेरा लैंप ग्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, इनिशियली मेरा लैंप ग्लो नहीं हो रहा है, तो इट मींस कि जो मेरा थर्मोस्टेट है उसमें कुछ गड़बड़ है, थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम है, इट मींस थर्मोस्टेट खराब हो गया है। जनरली अगर कॉस्टिंग का देखेंगे तो हीटिंग एलिमेंट जो है हमारे पास, इट जनरली कॉस्ट इज अबाउट 250 to 300 रुपीज फॉर मतलब एक 25 लीटर गीजर के लिए अगर आप देखोगे वो 300-350 रुपए में आ जाता है। और अगर आप रिपेयर वाले को घर लोगे वो कम से कम 1000-1500 रुपए आपसे लेगा ही लेगा इस जो हमारा एलिमेंट है रिप्लेसमेंट के लिए। सो यू कैन सेव कॉस्ट एज वेल। अगर आपको पता होगा कि क्या क्या मुझे करना है, कैसे करना है, ये बिल्कुल बच्चों का काम है, उतना कुछ है नहीं कि कुछ R&D करनी है इस पे। या तो ऑटो कट ऑफ में प्रॉब्लम होगी, या थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम होगी, या एलिमेंट में प्रॉब्लम होगी। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स है जिनमें गड़बड़ हो सकती है। अब अगर हम घर में फॉर एग्जांपल यूज करेंगे तो घर में टेस्टिंग अगर हम फॉर एग्जांपल मेरे पास एलिमेंट निकाल के है तो मैं ये देखूंगा कि इन नॉर्मल केसेस व्हाट हैपेंस कि अगर मैं दोनों एलिमेंट्स को इसमें पानी में डालूंगा, मैं पानी में डिप कर रहा हूं, तो क्या होगा, अगर जब पानी गर्म होगा तो मेरा खाली एक ही लैंप चलेगा, दैट मींस रेड कलर, रेड एलईडी होगा, वो ब्राइट हो जाएगा। और जो क्योंकि इट मींस ये कट ऑफ में आ गया, मतलब पानी का टेम्परेचर अटेन हो गया है, ठीक है। और अगर मेरे दोनों चल रहे हैं इट मींस ये भी हॉट हो रहा है, पानी हॉट हो रहा है। धीरे धीरे जब पानी हॉट हो जाएगा तो दोनों लैंप हमारे इनिशियली ग्लो हो जाएंगे। वाइल एज जब पानी मेरा कंप्लीटली हॉट हो जाएगा, 65 डिग्री अटेन करेगा, तो क्या होगा, मेरा खाली कटआउट चलेगा, ग्रीन वाला इंडिकेशन जो लैंप है वो बंद हो जाएगा। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ, क्योंकि इसके बाद मैं आपको थोड़ा ना इसके बारे में डिटेल्ड वे में बताऊंगा कि अगर आपको रिपेयर करना हो तो कैसे करना है। एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। समझ आया आपको? यस सर। हाँ, ये बिल्कुल इजी है, उतना कुछ है नहीं। अगर आप अभी भी अपने वॉशरूम में जाओगे या बाथरूम बाहर होंगे या घरों में लगे रहते हैं गीजर, जो मैंने आपको बताया आप सारी चीजें देखोगे। आज तक आपको बहुत डर लगता होगा यार ये गीजर है, ये काम कैसे करता है। सिंपल में अगर मैं कट शॉर्ट में बताऊंगा, इसमें एक असेंबली रहती है, एक उसमें एक इनलेट, पानी एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से आउटपुट निकलता है। अंदर एक एलिमेंट रहता है जो गर्म करता है पानी को, और वो एलिमेंट जो गर्म करता है उसके टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक तो थर्मोस्टेट रहता है और एक ऑटो कट ऑफ रहता है। थर्मोस्टेट तब तक कंट्रोल करता है जब तक पानी का टेम्परेचर लेवल आ जाता है। टेम्परेचर लेवल 65 डिग्री हो गया तो क्या होता है, वो बंद हो जाता है। और उसके बाद ऑटो कट की जो लाइट है वो हमें दिखती है, लाइट ना पाप गो गरम करान पता गीजर बंद। उसके बाद जब हम कुछ देर के बाद फिर ऑन करते हैं तो दोनों लाइटें ऑन हो जाती है, बिकॉज उस समय पानी अंदर ठंडा रहता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास थर्मोस्टेट रहता है वो, और ये जो ऑटो कट होता है हमारे पास ऑटो कट प्लेट, ये दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। ये अंदर तो पाइप के थ्रू जाते हैं बट ये पानी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते। इनका जो दूसरा एंड रहता है असेंबली में, वो अंदर से सील्ड रहता है। अगर आप असेंबली खराब हो गई, मे बी इन केस ऑफ असेंबली में भी पोर्स आ गए, कभी कभार ऐसी चीजें होती है, असेंबली भी खराब हो जाती है, तो 600-700 रुपए में आप बाजार से असेंबली ला सकते हो। इवन आप बिल्कुल मतलब असेंबली प्लस थर्मोस्टेट्स और प्लस ये जो हमारे पास ऑटो कट है और हमारे पास जो इसमें वालू ये लगा के आपको मैक्सिमम 1100-1200 रुपए में सारी चीजें आ जाएगी। मींस अगर आप नॉर्मल एक गीजर जो हमारे पास 6-7 हजार रुपए का बन जाता है, वो नॉर्मली आप 2-3 हजार रुपए में मैक्सिमम आपका बन जाएगा। अगर आप ट्यूब व्यूब भी लाओगे, गीजर
कि बॉडी जो है बॉडी मेजर काम करती है, आपको खाली बॉडी लानी है जो टीन की रहती है, अंदर से एक फिर कॉटन डालते हैं या कोई ऐसी चीज डालते हैं जिससे ना मतलब जो हीट है वो ज्यादातर बाहर गीजर की बॉडी में ट्रांसफर ना हो या कोई करंट ट्रांसफर ना हो। अंदर एक ट्यूब रहता है, अख मट छ रोजान सोई तथ मच मन आब रोजान, बाकी चीज आसान तथ मन। एनी क्वेश्चंस? No, sir. अगर अब आपको मैं बताऊं कि घर पे आपका गीजर खराब हो गया तो आप ठीक कर सकते हो? यस सर। हाँ, कहाँ कहाँ खराबी हो सकती है? सर थर्मोस्टेट में, हाँ ऑटो कट ऑफ में, हाँ, तो फिर वो इसमें हाँ देखो ये चीजें जनरली हमारे अगर 90% ऑफ द केसेस आप देखोगे आपके हीटर एलिमेंट में खराबी हुई होगी। हीटिंग एलिमेंट ज्यादातर क्या हम जो यूजेज है हम सही से यूज नहीं करते, हम दिन भर ऑन रखते हैं और हाई क्वालिटी के हीटिंग एलिमेंट बहुत कम बाजार में मिलते हैं और जो गीजर नॉर्मली वहां से आते हैं उनमें तो ठीक तरह का रहता है। बट जैसे डे बाय डे क्या होता है कि जो क्वालिटी पैरामीटर्स है कंपनीज भी फोकस कर रही है कि अच्छी क्वालिटी का हम हीटिंग एलिमेंट दे, बट जनरली इट लास्ट्स फॉर 3 to 4 years। 3-4 साल के बाद आपको चेंज करना ही करना पड़ता है। तो हीटिंग एलिमेंट आप खुद भी चेंज कर सकते हो, आपको बाहर किसी की लाने की जरूरत नहीं है। सीरीज टेस्ट लैंप अगर सर्किट गाड़ी बनाइए 2 मिनटन में वुच अत खुलो पे बॉडी, जब आप बॉडी खोलोगे तो आपको यही हीटिंग एलिमेंट दिखेगा। 2 पॉइंट्स पे आप 2 तारे रखोगे, अगर आपका ये जो लैंप है वो ग्लो हो गया तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, हम इंशाल्लाह अभी दूसरी क्लास है मैं और थोड़ा सा इसमें आपको ऐड ऑन करूंगा। आई विल टेक योर 5 or 10 minutes इन नेक्स्ट क्लास। तो मैं अभी एग्जिट कर रहा हूँ। Okay, sir.